अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फीयर गैप्स। Peak value of voltage causes dielectric breakdown. We all know this कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है, अगर उसमें हम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करें तो डाइलेक्ट्रिक में ब्रेकडाउन अकर हो जाता है। मींस जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसका पर्पस क्या होता है। जैसे ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, तो अगर हम इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ये पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, पोलराइज से मुराद क्या है, एक एंड पे इसके नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और दूसरे एंड पे इसके पॉजिटिव चार्जेस आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन इसमें डाइलेक्ट्रिक में अकर हो जाती है, लेकिन कंडक्शन नहीं होती। ठीक है, इसमें कंडक्शन नहीं होती, तो ये डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है कि ये पोलराइजेशन के बाद इसमें क्या हो, कंडक्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये कंडक्शन स्टार्ट हो जाए, यानी कि करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाए डाइलेक्ट्रिक के थ्रू, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के थ्रू। तो इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो जो पीक वैल्यू ऑफ जो वोल्टेजेस होती है, यानी कि जो हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस होती हैं, उनमें क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, लाइक एयर हो गया, ठीक है, या कोई दूसरा मटेरियल होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, तो टेफ्लॉन वगैरह, ठीक है, या सिलिकॉन वगैरह, तो वट एवर जो भी है, तो ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनमें और ये कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ वोल्टेज। तो स्फीयर गैप कैन बी यूज टू मेजर द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस इफ द गैप डिस्टेंस इज नोन। तो ये जो स्फीयर गैप्स होते हैं, ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें स्फीयर का साइज़ पता हो और स्फीयर्स के बीच का गैप पता हो। यहाँ आप दो सेटअप देख रहे हैं इस फिगर में। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल स्फीयर गैप सेटअप, और जो सेकंड सेटअप आप देख रहे हैं, दिस इज़ वर्टिकल स्फीयर गैप सेटअप। तो इसमें इन दोनों सेटअप्स में अगर आप गौर करें तो हमारे पास दो दो स्फीयर्स मौजूद हैं। ठीक है, पेयर ऑफ स्फीयर्स मौजूद है इस हॉरिजॉन्टल सेटअप में भी और वर्टिकल स्फीयर गैप सेटअप में भी। तो ये स्फीयर वन है, ये स्फीयर टू है। होता क्या है कि हम दोनों स्फीयर्स के दरमियान हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द कनेक्शन विच यू आर सीइंग, ये वायर के थ्रू इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, ये स्फीयर्स आपस में आई मीन स्फीयर कनेक्टेड हैं विद दीज वायर टू हाई वोल्टेजेस। ठीक है, जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इन स्फीयर के बीच में क्या मौजूद होता है, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मौजूद होता है। ठीक है, तो बहुत हाई वोल्टेज की वजह से क्या होता है, इन दोनों के दरमियान डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है उसमें ब्रेक डाउन अकर हो जाता है और ये कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और ये आप इस वर्टिकल गैप में देख सकते हैं, वर्टिकल सेटअप में यहाँ पर आप स्पार्क देख रहे हैं। ठीक है, दिस स्पार्क इज़ बेसिकली द कंडक्शन, इट इज़ जस्ट लाइक द फ्लोरेसेंट ट्यूब जिसमें हमारे पास कैथोड मौजूद होता है और एनोड मौजूद होता है। उन दोनों के बीच में हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जो बीच में गैस होती है उसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, कि जो आयंस हैं उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो इस केस में हमारे पास एक कोरोना डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये क्या, स्पार्क इज जस्ट लाइक अ कोरोना। ठीक है, एक स्पार्क डेवलप होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव सरफेस से निकल के कहाँ आ जाएंगे, फिर पॉजिटिव सरफेस की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर जाएंगे। तो ये कब होगा, जब बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ एयर मौजूद है या कोई डिफरेंट अगर क्या कहते हैं गैस मौजूद है, तो वो कंडक्शन स्टार्ट करते। तो लो वोल्टेज पे तो ये नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ये फेनोमेना अकर हो जाता है। ठीक है, ओके, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द गैप एक्सीड्स स्टैटिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ गैप, इट रिजल्ट्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ गैसियस गैप। ठीक है, sphere gap measurement is one of the standard method of measuring peak value of high voltage DC, AC and impulse voltage। तो जो स्फीयर गैप का जो मेजरमेंट की जो टेक्निक है वो स्टैंडर्ड मेथड है कि हम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डीसी या एसी इम्पल्स वोल्टेजेस की हम मेजर कर सकें, क्योंकि जिस वोल्टेज पे
कि होता क्या है कि ये जो स्फीयर गैप्स हैं, जो स्फीयर हमारे पास मौजूद है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और इनका साइज़ वगैरह ये डिसाइड करता है कि किस वोल्टेज के ऊपर यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा कंडक्शन, यानी कि जो ब्रेक डाउन है वो अकर होगा। तो इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कि इन दोनों के दरमियान में मौजूद होगा कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। सो द ब्रेक डाउन वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल पैरामीटर्स। उसमें इस स्फेयर का साइज़ भी शामिल है, बीच की स्पेसिंग भी शामिल है, और क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी भी शामिल है, ठीक है, कि उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है। सो ऑल दीज थिंग्स इफेक्ट्स द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। राइट, तो इट इज़ यूज फॉर चेकिंग वोल्ट मीटर्स एंड अदर वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस फॉर हाई वोल्ट टेस्टिंग, ठीक है। अगर हमें कैलिब्रेट करना हो कि जो मैक्सिमम वोल्टेज हमारा कोई वोल्ट मीटर या कोई भी दूसरा वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है वो कितना मेजर कर सकता है, तो हम उन दोनों को पैरेलली सेम वोल्टेज अप्लाई करें और उसका वोल्टेज और यहाँ पर जो स्फीयर गैप है इसका जो सेटअप होगा, ठीक है, ये ज़ाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर पीक वोल्टेज के ऊपर ये स्पार्क क्रिएट करेगा। तो वो हमें इसके डायमेंशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस डायमेंशन यानी कि जो स्पेसिंग है और जो एयर जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की स्पेसिंग है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में जो स्पार्क है या जो कंडक्शन है या जो ब्रेक डाउन है वो किस वोल्टेज पे अगर होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन से पता होगी, तो इन दोनों को हम पैरेलली यानी कि सेम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो जिस वोल्टेज के ऊपर हमारे पास वहाँ मैक्सिमम अकर हो उसी वोल्टेज के ऊपर, या जिस वोल्टेज के ऊपर यहाँ पर स्पार्क क्रिएट होना हो वही वोल्टेज जो हो, ठीक है, यानी कि जो कैलकुलेटेड वोल्टेज जिसके ऊपर स्पार्क क्रिएट होगा, जो कि हम इसके जो डायमेंशन से है हम मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो वही मीटर पर भी शो होनी चाहिए। तो अगर एग्जैक्टली मैच कर रही होगी तो उसको फिर हम कहेंगे हाँ जी क्या क्या जो हमारा मीटर है वो ठीक वर्किंग है, अदरवाइज़ फिर उसको हम कैलिब्रेट करेंगे इस स्फीयर कैप के की वैल्यूज़ के हिसाब से, ठीक है। द टू टाइप्स ऑफ स्फीयर गैप अरेंजमेंट्स जो कि हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल अरेंजमेंट है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स इज रेज्ड अंटिल अ स्पार्क पासेस बिटवीन दैम, ठीक है। हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाते हैं कब तक, जब तक एक स्पार्क क्रिएट नहीं हो जाता दोनों स्फीयर्स के दरमियान। The breakdown strength of a gas depends on the size of the spheres, their distance apart and a number of other factors, ठीक है। जो breakdown strength है इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वो किस पर डिपेंड करती है, साइज़ ऑफ द स्फीयर पे और दोनों स्फीयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर। इसके अलावा और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की नेचर भी शामिल है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी शामिल हैं, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर। अच्छा जी, स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ स्फीयर्स आर 25, 6.25, 10 एंड अप टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास स्टैंडर्ड डायमीटर के स्फीयर्स होते हैं, सही है, दोनों स्फीयर्स का डायमीटर सेम होता है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज़ यूजुअली प्रेफर्ड फॉर स्फीयर डायमीटर डी लेस दैन 50 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है उसको हम आमतौर पे प्रेफर करते हैं जब स्फीयर का डायमीटर 50 सेंटीमीटर से कम हो, एंड इज़ सुटेबल फॉर लो वोल्टेज रेंज, ठीक है। और जो लो वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज में भी जो लोअर साइड पे वोल्टेजेस होंगी तो उनको मेजर करने के लिए जो है हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को इस्तेमाल करते हैं। विद वन ऑफ द स्फीयर इज स्टैटिक एंड द अदर इज़ मूवेबल एडजस्टेबल, इसमें हम एक स्फीयर को फिक्स रखते हैं, उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, बाकी जो दूसरा जो स्फीयर होता है उसको हम आगे और पीछे मूव कर सकते हैं ताकि हम जो स्पेसिंग बिटवीन द स्फीयर्स एडजस्ट कर सकें या कैलिब उसको हम सेट कर सकें। Impulse voltage which has wavefront time at least 1 microsecond and wavetail time 5 microsecond can be measured using sphere gap measurement। तो सबसे पहली बात इम्पल्स वोल्टेज, इसमें वेव फ्रंट और वेव टेल क्या होता है। इम्पल्स वोल्टेज मींस यानी कि वोल्टेज एक लम्हे के लिए क्रिएट हो, कुछ देर तक रहे और फिर डाई आउट हो जाए हमारा इम्पल्स। तो जो वेव फ्रंट होता है हमारे पास वो देख रहे हैं आप, वेव फ्रंट बेसिकली जब वोल्टेज ज़ीरो से स्टार्ट हो या राइज हो और कहाँ तक 95% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाए तो इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो पोर्शन है आप देख रहे हैं, दिस इज़ वेव फ्रंट ऑफ दिस वेव, ठीक है। इसके अलावा
इसकी ड्यूरेशन क्या, इसकी ड्यूरेशन लेट सपोज 1 माइक्रो सेकेंड है जो कि यहाँ पर मेंशन है, जबकि जो इसकी वेव टेल है यानी कि ये रिड्यूस होते होते तकरीबन 50% तक जब ये आ जाएगा, ठीक है, तो जब 50% तक रिड्यूस हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वेव टेल कहेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख रहे हैं हमारे पास ये क्या मौजूद है, ये वेव टेल मौजूद है, ठीक है। सो दिस इज़ द पोर्शन फॉर आवर वेव टेल, ठीक है, ये पूरी पूरी हमारे पास वेव टेल है। और जो वेव फ्रंट है वो हमारा कितना है, तकरीबन 90%। जब ये राइज हो जाएगा तो उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। ओके, सो दिस इज़ वेव फ्रंट एंड दिस इज़ वेव टेल, ठीक है। ओके, तो वेव फ्रंट की जो ड्यूरेशन है वो 1 माइक्रो सेकेंड होगी और वेव टेल की जो है वो 5 माइक्रो सेकेंड, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अगर इतना होगा इम्पल्स वोल्टेज, ठीक है। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्फीयर गैप की मेजरमेंट के लिए। स्फीयर्स हैव इक्वल डायमीटर्स एंड इज़ मेड अप ऑफ कॉपर और अलुमिनियम। जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं स्फीयर्स की मैन्युफैक्चरिंग में वो कॉपर और अलुमिनियम, यानी कि दोनों कंडक्टर्स हम यूज़ करते हैं, मेटल्स इस्तेमाल करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स इज़ लेस दैन द डायमीटर ऑफ स्फीयर्स। और हमेशा जो डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर होता है, यानी कि जो दोनों स्फीयर्स को हम रखते हैं उन दोनों के बीच का फासला हमेशा कम होता है उन दोनों के डायमीटर से। डायमीटर तो इक्वल होता है दोनों स्फीयर्स का, लेकिन जो बीच की स्पेसिंग होती है बिटवीन द स्फीयर्स वो हमेशा कम होती है, ठीक है। और आमतौर पे बिलो 0.75 टाइम्स कम ही होती है, यानी कि 0.75 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, ठीक है, उसके अंदर अंदर हम इसको रखते हैं। द स्फीयर्स आर केयरफुली डिज़ाइंड एंड फैब्रिकेटेड सो दैट देयर सरफेसेज आर स्मूथ एंड द कर्वेचर इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है। जो कर्वेचर है डेफिनेटली ये स्फीयर्स हैं तो इनकी डायमेंशन ठीक होनी चाहिए, मींस फुल स्फीयर की फॉर्म में हो, सरफेस इनकी स्मूथ होनी चाहिए, उस पर एब्रेशन वगैरह या क्या कहते हैं स्क्रैचेस वगैरह मौजूद नहीं होने चाहिए, ठीक है। स्मूथ सरफेस हो और जो कर्वेचर हो वो उसका यूनिफॉर्म हो, मींस परफेक्टली स्फीयर होने चाहिए। Sphere gaps can be arranged either one vertically with lower sphere grounded or two horizontally with both spheres connected to the source voltage or one sphere grounded, ठीक है। जो स्फीयर गैप की अरेंजमेंट है या तो वर्टिकली अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, उसमें हम लोअर स्फीयर को ग्राउंड करते हैं और अपर स्फीयर को हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम एक स्फीयर को जो है ग्राउंड करते हैं और दूसरे को हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम दोनों को सोर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वर्टिकल अरेंजमेंट में हम यूजुअली क्या करते हैं कि लोअर स्फीयर को हम ग्राउंड करते हैं, ठीक है। तो खैर, स्पेसिंग एस बिटवीन स्फीयर्स गिव्स अ मेजर ऑफ द स्पार्क ओवर वोल्टेज, ठीक है। और जो स्पेसिंग बिटवीन द स्फीयर हो गई, हमने पहले भी देखा था कि उस पर जो है वो बेसिकली हमें आमतौर पे स्पार्क ओवर वोल्टेज प्रोवाइड करती है। कि ज़ाहिर है डायमीटर तो सेम रहता है, वो तो चेंज नहीं कर रहे होते हम, स्फीयर का साइज़ सेम रहेगा, बट हम बीच का डिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं विद इन अ रेंज। तो अगर हम रेंज बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो वो डिसाइड करेगा किसको, स्पार्क ओवर वोल्टेज को, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पार्क गैप को या स्फीयर गैप को, ठीक है। अ सीरीज रेजिस्टेंस इज यूजुअली कनेक्टेड बिटवीन द सोर्स एंड द स्फीयर गैप टू नंबर वन लिमिट द ब्रेक डाउन करंट। हम आमतौर पर क्या करते हैं, एक सीरीज रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल करते हैं अपने स्फीयर गैप्स के साथ, ठीक है। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये जो सेटअप है, उसके साथ हम सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस भी अप्लाई करते हैं, सही, सीरीज़ में। पर्पस क्या होता है उस रेजिस्टेंस को अप्लाई करने का, कि हम ब्रेक डाउन करंट को लिमिट करें, यानी कि जो हमारे पास स्पार्क क्रिएट हो रहा है वो उस स्पार्क के जो करंट का जो फ्लो होगा वो कम से कम हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो डैमेजिंग हो सकता है हमारे सिस्टम के लिए या फिर इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो हम करंट को लिमिट करने के लिए हम सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल करते हैं ताकि करंट लिमिटेड मैग्नीट्यूड में फ़्लो हो, ठीक है, ओवरफ्लो ना हो जाए, यानी कि इट मे बी बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। जब करंट की बहुत बड़ी मकदार फ़्लो हो जाएगी या इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा फ़्लो होंगे तो हमारी जो वायरिंग वगैरह है वो क्या हो सकती है, वो जल सकती है उस सूरत में। एंड टू सप्रेस अनवांटेड ऑसिलेशंस इन द सोर्स वोल्टेज व्हेन ब्रेक डाउन अकर्स। और जाहिर सी बात है कि कभी कभार आपने पहले भी देखा था
जो हम पिछला टॉपिक देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर्स, तो वैसा ही यहाँ पर भी क्या हो सकता है, ऑसिलेशंस क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो वो जो अनवांटेड ऑसिलेशंस हैं उनको सप्रेस करने के लिए भी हम ब्रेक डाउन, हम जो सीरीज़ रेजिस्टेंस है हम वो यूज़ करते हैं, बिकॉज जो सीरीज़ रेजिस्टेंस है वो क्या करेगी, वो ऑसिलेशंस को क्या करेगी, डिसिपेट कर देगी। ठीक है, यानी कि हमने हटा तो लिया है अपना सोर्स, लेकिन अभी भी क्या है, हमारे पास ऑसिलेशंस मौजूद हैं, तो वो ऑसिलेशंस को डाई आउट करने के लिए जो करंट उसमें फ़्लो हो रहा होगा उसको डिसिपेट कर देगा ये सीरीज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो कैपेसिटिव और इंडक्टिव वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी ना उस इक्विपमेंट में, दो स्फीयर्स हैं, डेफिनेटली दे विल बिहेव लाइक अ कैपेसिटर। ठीक है, फिर जो वायर्स हैं वो इंडक्टर के तौर पे बिहेव कर रहे होंगे, तो उनमें एक तरह से एनर्जी स्टोर होगी, तो हम रिमूव भी कर लें अगर, तब भी क्या होगा, उसमें ऑसिलेशंस मौजूद रहेंगी। तो इन ऑसिलेशंस को ख़त्म करने के लिए अगर हम साथ में सीरीज़ में रेजिस्टेंस भी लगा दें, तो वो जल्दी से क्या करेगा, जो स्टोर्ड एनर्जी होगी इस सिस्टम में उसको डाई आउट करवा देगा। ठीक है, द वोल्टेज ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस में वेरी फ्रॉम 100 to 1000 किलो ओम। द वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस, यानी कि जो जो वैल्यू है सीरीज रेजिस्टेंस की, हम उसको 100 से 1000 किलो ओम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एसी और डीसी वोल्टेजेस के लिए, या फिर जो इम्पल्स वोल्टेजेस हैं उनके लिए हम 500 ओम से ज़्यादा इस्तेमाल आमतौर पे नहीं करते। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पर कुछ डायमेंशंस देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट की। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर सेंटर में की प्रोवाइड की गई है, हर पार्ट की अलग से डिस्क्रिप्शन मौजूद है। ठीक है, और लेफ़्ट हैंड पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो गिवन है, राइट हैंड पे हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट गिवन है। ओके, तो हम बारी बारी देख लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, इंसुलेटर सपोर्ट है। ठीक है, नंबर 1 आर दीज बार्स। ठीक है, ये वुडन ब्लॉक्स मौजूद होंगे जिसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर सपोर्ट कहते हैं, यानी कि इंसुलेटर होते हैं और ये सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं टू हैंग आवर स्फेयर्स। ठीक है, ये जो स्फेयर आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, ओके। देन नंबर टू इज स्फेयर शैंक। तो ये नंबर 2 आप ये देख रहे हैं। ठीक है, ये जो आप बार देख रहे हैं, ठीक है, या मेटेलिक जो रॉड देख रहे हैं, दीज आर द शैंक्स। ठीक है, इसको हम स्पेयर शैंक कहते हैं, यानी कि जिसके ऊपर स्पेयर लगा हुआ होता है। ओके, अच्छा जी। ऑपरेटिंग गियर, नंबर 3 इज ऑपरेटिंग गियर एंड मोटर फॉर चेंजिंग गैप डिस्टेंस। अच्छा, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हमें दिखाया हुआ नहीं है ये 3, लेकिन जो वर्टिकल अरेंजमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये एक ऑपरेटिंग गियर है जो कि इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, नहीं कि जो नीचे वाला जो स्फेयर है इसको ये अप और डाउन मूव करवा सकता है, ये वाला गियर एक्यूरेटली। ठीक है, तो वैसे ही हम राइट हैंड का जो हमारे पास है, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ठीक है, इसमें भी हम स्पेयर में किसी एक में लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, जो कि इसको फिर आगे और पीछे मूव कराए, मीन्स डिस्टेंस को मेंटेन करे। ओके, अच्छा, ये नंबर 4 इज़ हाई वोल्टेज कनेक्शन। दिस इज़ नंबर वोल्ट एंड दिस इज़ द हाई वोल्टेज कनेक्शन। और ये आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं जो कि अटैच हुई हुई है सीरीज़ में विद द कनेक्शन। ठीक है, ये जो आप सेंटर में बॉक्स देख रहे हैं, दिस इज़ द सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसका हमने पीछे जिक्र किया था। तो ये कनेक्टेड है हाई वोल्टेज थ्रू सीरीज रेजिस्टेंस टू दिस स्फीयर शैंक। ठीक है, फिर शैंक के थ्रू हम इस स्फीयर को वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, वैसे ही यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हाई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, शैंक के थ्रू। ओके, देन डी इज़ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, उसको हमने डी का सिंबल दिया हुआ है, फिर डी का नाम दिया हुआ है। और एस इज़ द स्पेसिंग, यानी कि दो स्फीयर्स के बीच की जो फासला है उसको हमने एस का नाम दिया है। एस इधर भी मौजूद है, ये देखें वर्टिकल में भी हमारे पास ये एस मौजूद है, यानी कि स्पेसिंग बिटवीन बोथ स्फीयर्स। ओके, देन ए इज़ द हाइट ऑफ पी अबव द अर्थ। तो जाहिर सी बात है हाइट ऑफ द पी ये हमारे पास वर्टिकल उसमें होगा। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं हाइट ऑफ पी। ठीक है, दिस इज़ पी। ठीक है, तो ज़मीन से ये कितना ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज़ ए। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, यहाँ से लेकर के
यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज़ ए। ओके, सो दिस इज़ द हाइट ऑफ पी, यानी कि जो अपर स्फीयर है बेसिकली उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसी तरह हमारे पास अगर ये पी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इसमें, तो ये फासला हमारे पास क्या हो जाएगा, ए होगा, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फासला ए होना चाहिए, ठीक है, अबव द ग्राउंड। तो दोनों सूरतों में यहाँ तो ये दोनों पी ही होंगे, तो इनकी हाइट हमारे पास सेम ही होगी। ओके, अच्छा जी, इसी तरह P इज़ द स्पार्किंग पॉइंट, ठीक है, और ये P हमारे पास बेसिकली ये वाला पॉइंट है, यानी कि सेंटर पॉइंट फॉर बोथ स्फीयर्स जो कि एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, दीज आर P। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट P होगा, ये स्पार्किंग पॉइंट होगा। स्पार्किंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि नीचे वाला जो स्फीयर है हमारे पास इस क्या कहते हैं अरेंजमेंट में वर्टिकल में, तो ये तो ग्राउंड से कनेक्ट हुआ होगा, अपर वाले स्फीयर को हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया होगा, तो जाहिर सी बात है स्पार्क भी यहीं से क्रिएट होगा, ठीक है, स्पार्क ऊपर वाले स्फीयर से क्रिएट होगा, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द नेम पी हियर। तो जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसमें हमारे पास स्पार्क यहाँ से क्रिएट हो रहा है, वजह क्या है, हमने हाई वोल्टेजेस लेफ्ट हैंड साइड वाले को दिया हुआ है, लेकिन अगर हम हाई वोल्टेज दोनों पे अप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास ये भी पी हो जाएगा, यानी कि दोनों से हमारे पास स्पार्क क्रिएट हो सकता होगा। सही, ओके। देन बी इज़ द रेडियस ऑफ द क्लियरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आप ये देख रहे हैं ये बी इज़ द क्लियरेंस, यानी कि इस एरिया में हमारे पास मज़ीद कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है, जो स्फीयर है इन दोनों स्फीयर के सामने इस रीजन में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास, ठीक है, अगर ये स्फीयर आ गया हमारे पास तो इस स्फीयर में, ठीक है, इस रीजन में हमारे पास मज़ीद कुछ नहीं आना चाहिए, तो दिस शुड बी द क्लियर्ड एरिया, इसको हमने क्लियरेंस का नाम दिया है। फ्रॉम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, कोई भी मतलब फॉरेन बॉडी जो है वो फिर इस एरिया की या इस रीजन में नहीं आनी चाहिए। X, high voltage lead should not pass through this plane within a distance B from P, ठीक है, तो ये जो आप X देख रहे हैं दिस इज़ X, ठीक है, और ये पूरा पूरा जो है हमारे पास क्या है, ये रीजन है X का, तो इस रीजन से पहले पहले यानी कि लेफ्ट हैंड पे हमारे पास हाई वोल्टेज का सेटअप हो, इसके आगे नहीं आना चाहिए, यानी कि X जो रीजन है इससे आगे, यानी कि दरमियान में स्फीयर्स के यहाँ से गुजरना नहीं चाहिए हाई वोल्टेज की केबल, जो कुछ भी हो वो इस X रीजन के पीछे से होनी चाहिए। तो एक एक्स रीजन यहाँ पर भी है, अगर यहाँ पर भी होगा तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक्स का नाम दे देंगे, इस तरह से ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक्स रीजन मौजूद है, तो जो हाई वोल्टेज का जो सेटअप होगा केबल का वो इसके पीछे मौजूद है, ठीक है, वो इसके आगे से नहीं लेके आएंगे आप, राइट, ओके। द डेंसिटी ऑफ द गैस जनरली एयर अफेक्ट्स द स्पार्क ओवर वोल्टेज फॉर अ गिवन गैप सेटिंग, ठीक है, तो जो हवा की जो डेंसिटी होती है हमारे पास वो भी क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है स्पार्क ओवर वोल्टेज को, ठीक है, डेंसिटी मींस कसाफत, यानी कि हवा कितनी गाढ़ी है, ठीक है, तो अगर डेंसिटी एयर की ज़्यादा होगी तो स्पार्क ओवर वोल्टेज उस पर इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है, अब वो चाहे गैप की सेटिंग कोई भी हो। दस द करेक्शन फॉर एनी एयर डेंसिटी चेंज मस्ट बी मेड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर कोई भी एयर की डेंसिटी में डिफरेंस है, फ़र्क है, तो वो हमें पता होना चाहिए और उसको हमें फिर कंपनसेट भी करना होगा। तो एयर का जो डेंसिटी फैक्टर है उसको हम इस डेल्टा से शो करते हैं, ठीक है, और इसका फार्मूला ये गिवन है, ठीक है जी। तो कोई सी भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होगी वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, प्रेशर की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू, और से हमें क्या मिल जाएगा, डेंसिटी फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये जो फार्मूला डिज़ाइन किया हुआ है किसके लिए किया हुआ है, ये व्हेन P इज़ इक्वल टू 760, ठीक है, और टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 20 डिग्री अगर होगा तो उसके लिए फार्मूला डिज़ाइन किया हुआ है। कैसे, यहाँ इस फार्मूले में देखें ऊपर P लिखा हुआ है, ठीक है, इस P को हम डिवाइड कर रहे हैं 760 टॉर से, तो व्हेन दिस P इज़ डिवाइड बाय 760 टॉर विच मीन्स अगर P 760 होगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा P और P। इसी तरह ये 273 प्लस 20 है और 273 प्लस T है, ठीक है, तो ये जो T आप देख रहे हैं अगर ये 20 हो जाए तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब फिर डेंसिटी 1 के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ठीक है।
तो ये फार्मूला इन दोनों टेम्परेचर के लिए और प्रेशर के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर इससे ऊपर वैल्यू होगी या नीचे वैल्यू होगी तो उसकी डेंसिटी में क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और वो फिर जो फ़र्क है उसको फिर हम इस्तेमाल करेंगे अपने एक्चुअल वोल्टेज की कैलकुलेशन में। तो ये इसके इक्वल दिया हुआ है 0.386 और P अपॉन 273 प्लस टी। ठीक है, तो ये 273 प्लस 20 डिवाइड बाय 760 करके हमें क्या मिल जाएगा, 0.386 मिल जाएगा। बाकी P अपॉन 273 लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जब अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे कि हमें डेंसिटी जो है ये कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, जो न्यू डेंसिटी होगी, फिर उस डेंसिटी की बेस पर फिर हम क्या करेंगे, जो मेजर्ड वोल्टेज है उसको हम एक्चुअल वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। सही। द स्पार्क ओवर वोल्टेज वी नॉट। ठीक है, स्पार्क ओवर वोल्टेज यानी कि जिस वोल्टेज पे स्पार्क हुआ है, फॉर अ गिवन गैप सेटिंग अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, जो भी सेटिंग हमने रखी है उसमें जो स्पार्क ओवर वोल्टेज है यानी कि वी नॉट। सही है। होता क्या है कि हमारे पास ये स्फीयर मौजूद हैं। ठीक, और स्पार्क हो गया किस पे, वी नॉट पे। ठीक है, वी नॉट वोल्टेज पे स्पार्क हो गया। हमने जब यहाँ पर वी नॉट वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पार्क हो गया। सही। अच्छा, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो डेंसिटी होगी यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर, वो एग्जैक्टली एटमॉस्फेरिक कंडीशन नॉर्मल तो नहीं होगी, वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो वी नॉट है ये वोल्टेज या तो कम पे होगा या फिर ज़्यादा पे होगा, एक्चुअल वोल्टेज पे स्पार्क नहीं होगा। तो वो एक्चुअल वोल्टेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वोल्टेज एंड दिस डेंसिटी फैक्टर। ठीक है, एयर डेंसिटी फैक्टर को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम इस्तेमाल करके एक्चुअल वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है V इज इक्वल्स टू के वी नॉट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो वी नॉट है ये तो हमने मेजर किया हुआ होगा लेकिन ये गलत होगा, इसी को हमने करेक्ट करना है। तो वी नॉट हमने मेजर किया, वो वैल्यू हमें पता होगी। अब ये जो के है हमें ये चाहिए होगा के फैक्टर। के क्या कहलाता है, के इज़ कॉल्ड द करेक्शन फैक्टर। ठीक है, और ये के हमें कहाँ से मिलेगा, एक टेबल से मिलेगा जो कि के और डेंसिटी फैक्टर के दरमियान रिलेशन शो करता है। सही है, तो के से हमें डेंसिटी मिल जाएगी, सॉरी डेंसिटी से हमें के मिलेगा, के हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर हम वी फाइंड कर लेंगे। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द स्फीयर गैप इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो ह्यूमिडिटी पर डिपेंड नहीं करता। मीन्स अगर नमी है हवा में मौजूद, ठीक है, तो उस पर इसका ज़्यादा इतना ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट नहीं होता। बट द प्रेजेंस ऑफ ड्यू ऑन द स्फीयर सरफेस, लेकिन अगर सरफेस पे मौजूद होगा स्फीयर की तो ये क्या करेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज को लोअर कर देगा एंड हैंस इनवैलिडेट्स द कैलिब्रेशन। तो अगर एटमॉस्फेयर में ड्यू है या नमी थोड़ी ज़्यादा है तो उसका इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर सरफेस की सतह के ऊपर हमारे पास मॉइस्चर मौजूद है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट ये होगा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज रिड्यूस हो, यानी कम वोल्टेज के ऊपर फिर ब्रेकडाउन अकर हो जाएगा। When the gap distance increases, the uniform field between the spheres become distorts. अगर गैप डिस्टेंस बढ़ जाता है दोनों स्फीयर के दरमियान तो जो यूनिफॉर्म फील्ड होनी थी अब वो क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, और हमारी एक्यूरेसी क्या होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, द लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी आर डिपेंडेंट ऑन द रेशियो ऑफ द स्पेसिंग d और s एंड द स्फीयर डायमीटर। ठीक है, तो जो एक्यूरेसी की जो लिमिट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि अगर हमारे पास जो स्पेसिंग डी और एस, ये बात जहन में रखिएगा कि जो स्पेसिंग होती है उसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी इस्तेमाल किया हुआ है, डी इज़ द स्पेसिंग बिटवीन बोथ स्फीयर्स। ठीक है, ये डी इज इक्वल टू क्या है, एस है, और ये क्या है, बेसिकली स्पेसिंग बिटवीन बोथ स्फीयर्स। सही। तो d जो है अगर हमारे पास 0.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर, यानी कि डायमीटर अगर आधा होगा, यानी कि दो हमारे पास स्फीयर हैं, इन दोनों का डायमीटर d है। ठीक है,
तो जो स्पेसिंग है बीच में वो क्या होगा, d/2 होगा या फिर 0.5 टाइम्स ऑफ d होगा। ठीक है, तो अगर 0.5 टाइम्स d से कम होगा तो एक्यूरेसी कितनी है, ±3%, यानी कि एक्यूरेसी क्या है हमारे पास फिर ज़्यादा है। ये एक्यूरेसी बेसिकली एरर से मुताल्लिक़ है, यानी इसमें सिर्फ ±3% एरर हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास स्पेसिंग इन बिटवीन 0.5d एंड 0.75d होगा तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, फिर थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, अब ये ±5% हो जाएगा, यानी कि इतना एरर इसमें पॉसिबल है। और हम आम तौर पे 0.75d से ऊपर की वैल्यू स्पेसिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी हद तक डिस्टॉर्ट हो जाती है, क्योंकि फील्ड डिस्टॉर्ट हुई हुई होती है। ठीक है, तो जहन में रखिएगा कि जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम मेजर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें स्पार्क ओवर वोल्टेज V0 मिलता है। ठीक है, ये हमने मेजर किया। अब चूंकि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो डिफरेंट अगर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एयर की डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि दिस डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने डेल्टा को कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि हमें ज़ाहिर है प्रेशर पता होगा, टेम्परेचर पता होगा। ये कैलकुलेट करेंगे, हमें डेल्टा मिलेगा। ठीक है, जब हमें डेल्टा मिलेगा तो इस डेल्टा के थ्रू हम क्या मालूम करेंगे, के यूजिंग टेबल। ठीक है, हम टेबल के थ्रू के मालूम कर लेंगे। जब हमने के मालूम कर लिया तो वो हमने के यहाँ पुट किया और इसको V0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक्चुअल वोल्टेज मिलेगा, स्पार्क ओवर। ये एक्चुअल स्पार्किंग वोल्टेज था। ठीक है, ओके, जो कि एयर डेंसिटी की वजह से क्या हो गया था, डिफरेंट हो गया था, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। द एक्यूरेट मेजरमेंट पर्पस गैप डिस्टेंसेस इन एक्सेस ऑफ 0.75d आर नॉट यूज। ठीक है, यानी कि जो एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो क्या प्रपोज करता है कि जो गैप डिस्टेंस होगा बिटवीन स्फीयर्स वो 0.75d से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया जाए, इससे कम ही रखा जाए गैप को। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज़ द फार्मूला V इज इक्वल्स टू के वी नॉट, जिसकी हम बात पहले कर रहे थे। ठीक है, V0 इज़ द वोल्टेज एट स्टैंडर्ड एयर डेंसिटी कंडीशन फॉर स्पेसिफिक स्फीयर रेडियस एंड गैप्स। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर होता है हमारे पास, जो कि मतलब हमने मेजर किया हुआ होता है। एंड V इज़ द मॉडिफाइड सिचुएशन, और V इज़ द मॉडिफाइड सिचुएशन है। तो जाहिर सी बात है V0 जो हमने मेजर किया है ये एक्चुअल होना चाहिए, साथ में जो डेंसिटी फैक्टर है वो हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, और ये मालूम करने के बाद हमने क्या मालूम कर लिया, V यानी कि मॉडिफाइड कंडीशन में ये वोल्टेज होगा एक्चुअली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस V0 इज़ बेसिकली द स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि इस वोल्टेज के ऊपर क्या होगा, स्पार्क हुआ होगा या होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कहने का कि अगर हमने एक दो स्फीयर रखे, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस डी, ठीक है, स्मॉल डी या एस, और दिस डी, ठीक है, इस V0 पे क्या होगा, स्पार्क होना चाहिए था। सही, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो डेंसिटी है यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर ये डिफरेंट है, यानी कि वेरीड है, तो अब क्या होगा, अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस V0 पे स्पार्क नहीं होगा। अब स्पार्क कब होगा, V इज़ इक्वल्स टू के इंटू V0 पे होगा। ठीक है, तो V0 जो होगा वो हमें स्टैंडर्ड कंडीशन पे पहले से पता होगा। सही है, और हमें मॉडिफाइड कंडीशन के लिए जब वोल्टेज मालूम करना होगा कि जब हमारी एयर डेंसिटी इतनी हो, प्रेशर इतना हो, तो किस वोल्टेज के ऊपर ये स्पार्क होगा, अगर हमें वो मालूम करना है तो फिर वो हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए करेंगे। हम पहले डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर ये डेंसिटी का आप टेबल देख रहे हैं या रिलेशन देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू के। जब डेंसिटी 0.7 होगी तो के की वैल्यू ये हो जाएगी, डेंसिटी 0.75 होगा तो के की वैल्यू 0.77 होगी। ठीक है, इस तरह ये एक रेंज है हमारे पास डेंसिटी कंडीशन की, और उसके हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग के की वैल्यू, इस के को उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे।
सही है। और फिर हम क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसकी आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं तो हमारे पास ये स्फीयर हैं दो, ठीक है, स्फीयर का सेटअप है और इसका एक अपना पर्टिकुलर डायमीटर होगा, इन दोनों स्फीयर्स का सेम डायमीटर, और इन दोनों के बीच की स्पेसिंग s होगी या फिर स्मॉल d होगी, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होगी हमारे पास, यानी कि STP है, तो इस कंडीशन में हमें पता है कि V नॉट पे स्पार्क होगा, यानी कि लेट सपोज V नॉट हमारे पास 200 किलो वोल्ट है, इसके ऊपर इसको स्पार्क होना चाहिए। ये हमें मालूम है कि अगर हम यहाँ पर 200 वोल्ट अगर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कोरोना क्या आई मीन स्पार्क डेवलप हो जाएगा, यानी कि जो क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है वो यहाँ पर अकर हो जाएगा इन दोनों स्फीयर्स के बीच में। सही है। लेकिन अब होता क्या है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो प्रेशर कंडीशन है वो नहीं रहती, अब ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमें नहीं पता कि इस चेंजिंग कंडीशन में कितने वोल्टेज के ऊपर इसको स्पार्क करना चाहिए, तो वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई अब जो मॉडिफाइड कंडीशन हो गई हैं, यानी कि जो टेम्परेचर और प्रेशर जो हमारा चेंज हो गया है, तो इस कंडीशन में अब ये 200 किलो वोल्ट से ज़्यादा पे स्पार्क करेगा या फिर कम पे स्पार्क करेगा, ठीक है। तो ये अगर हम मालूम करना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर इस टेम्परेचर और प्रेशर, जो करंट टेम्परेचर और प्रेशर होगा लेबॉर्ट्री का या इंडस्ट्री का, वाट एवर जो भी जगह है हमारे पास, तो हम वहाँ का क्या कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये डेंसिटी फैक्टर मॉडिफाइड कंडीशन की हमने कैलकुलेट करी, उसके थ्रू हमने क्या मालूम किया, करेक्शन फैक्टर मालूम किया। ये करेक्शन फैक्टर मालूम करने के बाद हम क्या करेंगे, इस V नॉट से यानी कि 200 किलो वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 200 किलो वोल्ट कौन सा था, जो कि नॉर्मल कंडीशन में स्पार्क करवाता, लेकिन अब क्या होगा, अब 200 किलो वोल्ट पे स्पार्क नहीं होगा, अब ये चेंज वोल्टेज पे स्पार्क होगा, और वो हमें पहले से मालूम करना है, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड डेल्टा, ठीक है, देन यूजिंग दिस डेल्टा वी विल फाइंड के थ्रू दिस टेबल, ठीक है। और इस टेबल में के मालूम करने के बाद हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, और हम V मालूम कर लेंगे कि इस वोल्टेज पे क्या होगा, स्पार्क होगा। फर्स्ट कर लें, अगर ये 0.72 आता है के, तो इसका मतलब अब लो वोल्टेज पे स्पार्क होगा, 200 पे नहीं होगा, ये कहीं 190 किलो वोल्ट पे स्पार्क हो जाएगा, ठीक है। ये हमें पहले से मालूम हो जाएगा कि भाई अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंडीशन ये वाली है, ठीक है, जिसमें डेंसिटी कंडीशन क्या है हमारे पास 0.7 है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो स्पार्क होगा वो 200 किलो वोल्ट पे नहीं होगा, वो पहले ही यानी कि लो वोल्टेज पे हो जाएगा। तो जब हम मीटर को रखेंगे साथ में पैरेलल में और वोल्टेज मेजर करेंगे, तो बेसिकली वो 0.70 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0.72 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो वोल्टेज होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 0.72 मल्टीप्लाई बाय 200 किलो वोल्ट। तो ये वाट एवर जो भी वैल्यू आएगी वो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, और वो V होगा, यानी कि अब इस V के ऊपर स्पार्किंग होगी, V नॉट पे नहीं होगी। आई होप के बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, द ब्रेक डाउन वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द पोलैरिटी ऑफ द हाई वोल्टेज स्फीयर। जो ब्रेक डाउन वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है ये किस पर डिपेंड करता है, पोलैरिटी ऑफ हाई वोल्टेज स्फीयर पर भी डिपेंड करता है। एज इन द केस ऑफ एसिमेट्रिकल गैप्स, दैट इज गैप्स वेयर वन इलेक्ट्रोड इज एट हाई वोल्टेज एंड द अदर एट द लोअर वोल्टेज और अर्थ पोटेंशियल, ठीक है। अगर क्या कहते हैं हमारे पास एसिमेट्रिकल गैप होगा, एसिमेट्रिकल गैप से मुराद क्या होती है कि जब हमारे पास एक स्फीयर के ऊपर आप वोल्टेज अप्लाई करें और एक के ऊपर ना करें, उसको आप ग्राउंड करते हैं, तो ये एसिमेट्रिकल गैप कहलाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो पोलैरिटी आप अप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास अगर ये दो स्फीयर हैं, इसमें एक को आपने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, अब इस स्फीयर को अगर हम पॉजिटिव पोलैरिटी अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायर होगा स्पार्क क्रिएट करने के लिए। अगर हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फिर वोल्टेज कम रिक्वायर होगा स्पार्क क्रिएट करने के लिए, तो इस पर भी डिपेंड करता है। फ़िलहाल इसको हम कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जो हमने पीछे कैलकुलेशन देखी है बस उसी तक की रखे हैं उसको, ठीक है। लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इस बात को जहन में रखें, क्योंकि देखें यहाँ पर नेगेटिव है
क्योंकि स्पार्क क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब नेगेटिव वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये आराम से फिर कंडक्शन हो सकती है, यानी कि लो वोल्टेज पे। हाँ, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब अब इस ग्राउंड से हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, तो यहाँ पे इतनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होगी कि यहाँ से यहाँ फ्लो करे, बिकॉज दिस विल अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको इलेक्ट्रॉन खींच के लाना होगा, तो हमें हाई वोल्टेज रिक्वायर होगा। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। सो इन द केस ऑफ एसिमेट्रिकल गैप देयर आर टू ब्रेक डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब डिफरेंट वोल्टेजेस के ऊपर ब्रेक डाउन हो रहा है तो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या हो गया हमारा, डिफरेंट हो गया। वन फॉर पॉजिटिव हाई वोल्टेज एंड the other for the negative high voltage. Since the breakdown is caused by the flow of electrons when the high voltage electrode is positive, a higher voltage is generally necessary for breakdown than when the high voltage electrode is negative. ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। If both electrodes are at इक्वल हाई वोल्टेज ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, ठीक है, अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या किया है, हाई पोलैरिटी अप्लाई करी है आधी आधी, यानी कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसको हम हाफ वी और माइनस हाफ वी कंसिडर करेंगे, ठीक है, आधा वोल्टेज इधर आधा वोल्टेज इधर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एज इन द एसिमेट्रिकल गैप देन द पोलैरिटी हैज़ नो इफेक्ट। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, पोलैरिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों पोलैरिटीज़ मौजूद हैं। तो अगर आप रिवर्स भी कर देंगे, ठीक है, पहले ये प्लस हाफ वी और ये माइनस हाफ वी, अगले बारी में अगर इसको आप माइनस हाफ वी कर दें और इसको प्लस हाफ वी कर दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम वोल्टेज अप्लाई करना होगा आपको। अंडर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड इन नॉर्मल कंडीशंस ब्रेकडाउन विल अकर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नेगेटिव हायर पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है, और कंडीशंस नॉर्मल हैं, तो ब्रेकडाउन जो अकर होगा वो रेलेवेंट होगा मोर विद द नेगेटिव हायर पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक के इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा जी, ये फार्मूला जो है वो लिटरेचर में इस्तेमाल हुआ है टू कैलकुलेट द ब्रेकडाउन वोल्टेज U, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास R वेरिएबल मौजूद है, डेल्टा है, ठीक है। तो ये डेंसिटी फैक्टर है, R इज़ द रेडियस बिटवीन द स्फीयर्स एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर्स एंड D इज़ द गैप बिटवीन द स्फीयर्स। तो अगर आपको ये चीज़ें पता हो, इसको इन वैल्यूज़ में पुट करो, सॉरी इन सिंबल्स में या इन वेरिएबल्स में, ठीक है, तो फिर हम U कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वही जो फार्मूला हमने पीछे देखा था, उसका थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्जन है, बट इट्स बेटर टू यूज़ द कन्वेंशनल मेथड विच आई हैव टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे D चाहिए, D इज़ द गैप बिटवीन द स्फीयर्स एंड R इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर्स, वहाँ पे डायमीटर रिक्वायर था, यहाँ पे रेडियस है, तो उसका हाफ कर लीजिएगा, ठीक है। और हमें डेंसिटी चाहिए, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज यू विल बी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वैल्यूज़ पुट करें और निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कांस्टेंट्स हैं और ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज़, ओके। जो टेबल बना है वो एक्सपेरिमेंटल वे में बना हुआ है, और ये जो है ये अप्रॉक्सीमेशंस के थ्रू फार्मूला अचीव हुआ है, तो इससे आपको एग्जैक्टली सेम रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बट क्लोज मिलेगा, ठीक है। आई हैव एडेड दिस फार्मूला जस्ट फॉर द सेक के ये भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब आपके पास टेबल अवेलेबल ना हो तो फिर आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द टेबल फॉर द स्फीयर गैप स्पेसिंग, स्फीयर गैप डायमीटर एंड द पीक वोल्टेज इन किलो वोल्ट्स, ठीक है। देखें ये स्फीयर गैप इन मिलीमीटर गिवन है, दीज आर द स्फीयर गैप, ठीक है, दिस इज़ द स्फीयर गैप, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से करते हैं रिप्रेजेंट, या फिर s से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये स्फीयर का डायमीटर हमें गिवन है, कितना 6.25, 12.5 और d, सो दिस इज़ कैपिटल D। और ये जो है हमारे पास ये क्या है, दिस इज़ V0, ठीक है। तो यहाँ से हमें V0 मिल जाएगा अगर हमें स्फीयर का डायमीटर पता है और स्फीयर के बीच का गैप मालूम है, ठीक है। देखिए इफ़ वी हैव द वैल्यू ऑफ D, ठीक है, ये भी D है, और जो दूसरा कंटिन्यूशन में आ जाए ये भी क्या हमारे पास D है, कैपिटल D, दिस इज़ कैपिटल D, दिस इज़ कैपिटल D, ठीक है। और जो वर्टिकल डायमेंशन में आप लेफ़्ट
हैंड पे देख रहे हैं, दिस इज़ द स्पेसिंग, स्पेसिंग एस या फिर स्पेसिंग स्मॉल डी, ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन द स्फीयर। ये भी क्या है हमारे पास, एस है, इसको आप डी भी कहते हो, स्मॉल डी, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ वी नॉट, एंड अगेन दिस इज़ वी नॉट, ठीक है। और यहाँ ध्यान में रखें 20 डिग्री सेल्सियस और 101.3 किलो पास्कल या फिर 760 मिलीमीटर एट जी, ये क्या हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, सही है जी। तो यहाँ से हम वी नॉट फाइंड करेंगे। फिर इस वी नॉट के साथ फिर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे व्हाट, डेंसिटी, एयर डेंसिटी फैक्टर, उसके थ्रू फिर हम क्या निकालेंगे, करेक्शन फैक्टर निकालेंगे। करेक्शन फैक्टर को हम फार्मूले में पुट करेंगे और फिर वी फाइंड कर लेंगे। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो पैरेंथेसिस में हमारे पास वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये 800, 850, 895, इस तरह ये 730, तो ये जो डायमीटर है ना, उसके हिसाब से ये क्या है, ये मोर देन 0.5 डी है, ठीक है। जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग इज़ अबव 0.5 डी। कैसे, अगर आप गौर करें यहाँ पे क्या है हमारे पास, 50 सेंटीमीटर है डायमीटर, ठीक है। और यहाँ जो हमारे पास गैप है वो कितना है, 300 मिलीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर। सो 30 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन 0.5 टाइम्स ऑफ व्हाट, 50, यानी कि 30 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। तो जब भी इस टेबल में स्पेसिंग की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, 0.5 टाइम्स ऑफ डी से, तो वो ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, आपको नज़र आ जाएगा। तो ऐसे केस में जो एक्यूरेसी होगी वो क्या होगी, वो ±5% होगी, ठीक है। यानी कि जब आप वोल्टेज मेजर करोगे, वी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, यहाँ से आप वी नॉट निकालेंगे तो उसमें एरर होगा, इतना मौजूद होगा, ठीक है। फिर इस एरर को लेते हुए फिर आप क्या करोगे, कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, ओके। तो इस बात को जहन में रखिएगा, ओके। अच्छा, अब क्या है, इरेडिएशन ऑफ स्फीयर गैप इज़ नीडेड व्हेन मेजरमेंट्स ऑफ वोल्टेजेस लेस देन 50 किलो वोल्ट आर मेड, ठीक है। अगर हम 50 किलो वोल्ट से कम की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हमें जो स्फीयर्स हैं उनको हमें इरेडिएट करना होगा, ठीक है। जो स्फीयर गैप है उसको हमें इरेडिएट करना होगा। इरेडिएट से क्या मुराद है, हमें उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। देखिए, एक तो एनर्जी कौन सी है, जो कि हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया है, लेकिन 50 किलो वोल्ट पे स्पार्क क्रिएट करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, एक रेगुलेटेड और प्री डिफाइंड वैल्यू जो होती है इरेडिएशन की, वो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम स्पार्क को कैटलाइज कर सकें, ठीक है। तो ये जो इरेडिएशन होगी वो किससे होती है, मरकरी वेपर लैंप इस्तेमाल करते हैं 40 वाट का, ये हम उसके करीब रखते हैं। कितने करीब रखेंगे, ज़ाहिर सी बात है एट अ डिस्टेंस ऑफ बी रखेंगे, बिकॉज बी वाज द क्लियरेंस, इफ़ यू रिमेंबर, जब हम डायमेंशंस देख रहे थे, ठीक है। तो हम बी के फासले पर क्या रखेंगे, इस लैंप को रखेंगे, जो कि मरकरी वेपर लैंप होता है, और 40 वाट उसकी रेटिंग होगी, ठीक है। और जो 10 सेंटीमीटर की जो स्फीयर गैप्स हैं उससे उसमें या फिर उससे कम के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जब हम ये लैंप करीब रखेंगे तो बेसिकली क्या करेगी, ये जो एनवायरनमेंट में हमारे पास जो गैसेस मौजूद होंगी या जो डाइलेक्ट्रिक होगा उसको ब्रेक डाउन होने में क्या करेगा, एज अ कैटलिस्ट के तौर पर ये इस्तेमाल होगा या एक्सेलरेट करेगा उस प्रोसेस को, ठीक है। तो 50 वोल्ट से अगर कम की हमारे पास मेजरमेंट होगी, वोल्टेज मेजरमेंट, ठीक है, फॉर द स्फीयर गैप्स ऑफ 10 सेंटीमीटर और लेस, अगर स्फीयर गैप हमारे पास 10 सेंटीमीटर का हो या इससे कम का हो, ठीक है, तो उस ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं, हम 50 किलो वोल्ट की क्या कहते हैं, हम एक्सटर्नल इरेडिएशन इस्तेमाल करते हैं, मरकरी वेपर लैम्प जो कि 40 वाट का होता है वो, ठीक है। और ये द लैम्प शुड बी एट अ डिस्टेंस बी, इसको हम एट अ डिस्टेंस बी रखेंगे और मोर या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो मैक्सिमम करीब कितना लेके आ सकते हैं, बी तक करीब लेके आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मीन्स
यानी कि क्लियरेंस की जो मिनिमम वैल्यू है वो इतनी हो। इससे ज़्यादा पॉसिबल है क्लियरेंस, लेकिन मिनिमम इतनी होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, 7, ये यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यूज़ गिवन है आपको। ठीक है। अच्छा, तो ये हमें जो वैल्यू ऑफ ए और बी, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है। तो ए में जो है हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, ये क्लियरेंसेस हैं। ए, इफ़ यू रिमेंबर, ए क्या चीज़ थी, ठीक है, हाइट, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये दोनों गिवन है। इसी तरह जो बी है, बी वाज द रीजन अराउंड द स्फीयर। ठीक है, ये रीजन है और ये फासला था यहाँ पर बी। तो इस रीजन में हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी, वो यहाँ पर गिवन है 14s। ठीक है, एस इज़ द स्पेसिंग ऑफ द गैप। तो जो भी स्पेसिंग ऑफ द गैप होगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो स्पेसिंग है यानी कि ये वाली एस हो गई, दोनों स्फीयर्स के बीच का फासला एस है। ठीक है, ये एस की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और 14 फैक्टर है। कब है ये 14, जब हमारे पास डी की वैल्यू क्या गिवन है, अप टू 6.25। ठीक है, और फिर 10 to 15 या फिर 10 से ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो ये वाली हैं। सही है, तो डी इज़ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो अगर डायमीटर यानी कि स्फीयर का साइज़ ये हो, ठीक है, तो क्या कहेंगे हम वैल्यू, और हमें स्पेसिंग पता होगी। ठीक है ना, कि दोनों के जो बीच की स्पेसिंग है वो क्या है। सही, तो स्पेसिंग हम यहाँ पुट करेंगे और फिर हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, डायमीटर हमें यहाँ से मिल जाएगा, स्पेसिंग हमें मालूम होगी, दोनों के बीच की स्पेसिंग। तो डायमीटर के हिसाब से हम क्या करेंगे, स्पेसिंग की वैल्यू चूज़ करेंगे, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग बी वैल्यू चूज़ करेंगे। वहाँ पे स्पेसिंग पुट करेंगे और ये बी फाइंड कर देंगे। ठीक है, खैर, तो ये उस कंडीशन में है जब हमारे पास 50 किलो वोल्ट से कम की मेजरमेंट हो और स्फीयर गैप कौन सा हो, 10 सेंटीमीटर या फिर लेस हो। ठीक है, इससे कम डिस्टेंस हो, राइट। तो बस ये स्फीयर गैप यहीं पर एंड हुआ। ठीक है, तो इसको ठीक से समझ लीजिएगा, ख़ास तौर पे यहाँ तक। सही, राइट। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके।